हाँ जी, पहला क्वेश्चन है, इफ इन नेचर देयर मे नॉट बी एन एलिमेंट फॉर विच प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इज ग्रेटर देन 4, then total possible number of elements will be less than 4. इशारे बाकी आपके ग्रुप में तो मैं मैसेज ही करना भूल गया। नहीं, मेरे को ईशा ने बोला था क्लास में। अच्छा, तो लेस देन 4 है। हाँ, n ग्रेटर देन 4 है भाई। अच्छा, हाँ, n तो ग्रेटर देन। अगर 4 तक तो है ना जी, 4 का मतलब क्या हुआ, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2, कितने हो गए भाई ये? तो क्या था, 2 8 2 8 18 आगे 2 8 18 34 इसी में 4 में ही आ जाते हैं 32। कितने हो गए, 50 50 और 10। अगर n 4 से ज्यादा नहीं है, मतलब n 4 ही है, तो कितने एलिमेंट्स हो सकते थे भाई? सिर्फ 7। ठीक है जी, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 3p6 4p6, ऐसे ही बनना था आगे 4d10 और क्या आता है जी 4f14। ये मुझे तो याद नहीं भाई, तुम्हें याद नहीं चाहिए। हाँ, जो भी है। ठीक है जी, डन है। अब आ जाओ जी फिजिक्स के क्वेश्चन में। आसान सा क्वेश्चन है, सेकंड जल्दी से आंसर चाहिए। सी ऑप्शन और किसी का। रेडियस का फार्मूला 0.53 n स्क्वायर बाय z, तो r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू n स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन बना भाई? डी। हाँ, तेजी ना दिखाए, इतनी भी जल्दी असाइनमेंट नहीं खत्म करनी। r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। वेलोसिटी में क्या होता है भाई? z by n 2.18 into 10 की पावर 6 z by n। अगर वेलोसिटी का क्वेश्चन होता तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n आता, ए ऑप्शन आ जाता। हाँ जी, ये बताएंगे जी हमारे मनी भाई। तीसरा क्वेश्चन बड़ा आसान है। एनर्जी रिक्वायर्ड, हाँ जी, हाँ जी, सही जल्दी। सारों ने बोल दिया, एक ही रहेगा। दिव्यांशु और प्रियांशु ने एक ही बोला, यही है। मार्च के में है। हाँ जी, एनर्जी का फार्मूला फर्स्ट ऑर्बिट में -13.6, n1 डालोगे तो, n2 डालोगे तो कल कराया था -3.4। ठीक है जी, तो ध्यान से समझो, एनर्जी रिक्वायर्ड टू टेक द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फर्स्ट ऑर्बिट टू सेकंड ऑर्बिट। फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट ले जाने में n1 से n2 पे ले जाना है, तो E2 और ये E1 कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है? E2 माइनस E1 -3.4 माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा 13.6 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
हो गया जी। ये तो थ्योरी का क्वेश्चन है, नीट वालों से पूछे। हाँ भाई अंशु भाई, which one of the hydrogen spectrum is in visible region? बालमर। ठीक। हाँ जी, फिफ्थ क्वेश्चन। नहीं ये तो अलग है। हाँ जी प्रतीक भाई, फिफ्थ ट्राई करूँ। ट्रांजिशन फ्रॉम N4 to N3 in hydrogen like atom result in ultraviolet radiation। देखो जी, वैसे तो अल्ट्रावायलेट होता है 1 पे आने पर लाइमन सीरीज में, पर इसमें तो 4 और 4 से 3 पे आने पे भी अल्ट्रावायलेट ही है। तो 3 से नीचे नीचे जो होंगे उस पे अल्ट्रावायलेट ही रहेगा। तो एक ही ऑप्शन है 5 से 4, डी ऑप्शन, जिसमें क्या हो सकता है, इंफ्रारेड। हाँ जी सिक्स्थ। हाँ जी लक्ष्मी, सिक्स्थ। तो मेरे पढ़ेंगे ये चैप्टर। अच्छा कल छुट्टी पे थे आप? हाँ जी प्रभु जी, नाम भूल गया मैं आपका, कनिका। हाँ जी बताओ। सिक्स्थ। ठीक है, इसकी जो परफेक्ट था उसके भी हाँ रिकॉर्डिंग तो है। सेंड कर देना। पर डी इक्वेशन पर क्या आता है? In a beryllium atom, if A not be the radius of the first orbit, then radius of the second orbit क्या रहेगा? ही रहेगा। R equals to R naught n square by z, यही होता है जी। इफ A नॉट हमारा फर्स्ट ऑर्बिट में है, ठीक है जी, तो A इज इक्वल टू n स्क्वायर A नॉट हो जाएगा n1 z। बेरिलियम का कितना होता है भाई? 4। तो R नॉट 1/4 इज इक्वल टू A नॉट। ठीक है जी, n की टर्म्स में ये वाला आंसर है। चलो देखते हैं। R2 क्या हो जाएगा, ये R1 R नॉट 4/4, 4 से 4 कट गया, इसमें आंसर चेक करना पड़ेगा, या तो इसमें वर्डिंग गलत है क्या वो भाई हंस रही हो। सिक्स्थ का सी है, वन स्केयर में ही चला गया जी, बस जेड तो दोनों में था ही। ठीक है जी, बाकी एक क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि ए नॉट मेरा फर्स्ट ऑर्बिट है हाइड्रोजन के लिए रेडियस, तो R2 किसके बराबर आता है जी, R नॉट। तो आंसर क्या आ जाता है, ए नॉट। अगर यहाँ बोल देता है कि इफ ए नॉट बी द रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, ए नॉट बी द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, और सेकंड किसके बराबर होगा, वो सेम ही आता है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन था। ठीक है जी, नेक्स्ट आ जाओ जी, सेवंथ। बी बी है पोटेंशियल नहीं हो,
हाँ जी, कल कराया था डिस्टेंस ऑफ सुबह वाले बैच को, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का फार्मूला पढ़ के आना चाहिए ना भाई। फार्मूला आर नॉट क्या बताया था, 2k Z E² बाय के अल्फा। 2 किसका Z1 है, अल्फा पार्टिकल का, ये Z2। आर नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z1 Z2। मास का तो कोई लेना देना ही नहीं है, इनवर्सली प्रोपोर्शन नहीं है, बस ये बी ऑप्शन बचेगा। हाँ जी, एक ऑब्जेक्टिव का फार्मूला लिखो, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस एमिटेड का। लिखो जी फटाफट। N2 to N1 जा रहा है, तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस एमिटेड का फार्मूला क्या रहेगा, याद रखना जी। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन एमिटेड is equal to N2 minus N1 plus 1, N2 minus N1 by 2। अगर N से सीधा ग्राउंड स्टेट पे गया, ग्राउंड का मतलब N1 1 हो गया, N1 में क्या हो गया जी, 1। तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन का फार्मूला क्या आ जाएगा, N minus 1 plus 1, N minus 1 by 2, 1 से 1 कैंसिल हो गया, N into N minus 1 by 2। ये नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस एमिटेड का फार्मूला है जी। तो लगा दो जी। Ionization potential of hydrogen atom is 12.6. Hydrogen atom in the ground state are excited to a monochromatic radiation of photon energy इतना 12.1, 1.5 आ गया, थर्ड में होता है, 3 पे 1.51 होता है वैल्यू, याद होनी चाहिए भाई ऐसे। N1 पे एनर्जी क्या होती है जी, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। N2 लेते हैं तो एनर्जी क्या होती है जी, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और N3 लेते हैं तो एनर्जी क्या होती है जी, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर मैं देख रहा हूँ एनर्जी कितनी दी है उसने, 12 पॉइंट, हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट आर एक्साइटेड बाय मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन, एनर्जी वहां से कितनी आ रही है, 12.1। तो इतनी एनर्जी देने का मतलब क्या है जी, आप थर्ड ऑर्बिट पे चले जाओगे, N3 पे। N3 से कितनी नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन एमिट हो सकती है, 3 into 3 minus 1 by 2, 3 into 2 by 2, 2 से 2 कट गया, 3 आंसर है। 12.1 का मतलब कैसे देख लो जी, एनर्जी इतनी कैसे आती, E3 माइनस E1, E3 माइनस E1 क्या होता है जी, -1.5 ले लो, माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 12.1। अगर मैं थर्ड से फर्स्ट पे आता हूं तो कितनी एनर्जी चाहिए जी, 12.1 अमिट होगी। तो फर्स्ट से थर्ड ले जाने में भी कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड रहेगी, 12.1। देखो जी क्या है, 12.1 एनर्जी अब्सॉर्ब कर रहा है, वो अब्सॉर्ब करके कौन से ऑर्बिट पे जाएगा वो आप निकाल सकते हो। या तो आपको डायरेक्ट ये वैल्यूज याद है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो दिमाग में ही हो जाएगा, हाँ भाई 13.6 में से इतना माइनस करे तो ये आ गया। ठीक है जी। E4 कितनी होती है N4 पे, हाँ विनय भाई, 0.54 0 पॉइंट माइनस 0.85, 54 होती है फिफ्थ पे, N5 डालोगे तो, N5 4 डालूंगा तो आएगी E4 -0.85
N5 डालूंगा तो E5 आएगी -0.54 इलेक्ट्रॉन। देख ऐसा भी तो कुछ था जो ऑर्बिट नंबर था उससे एक लेस करके कुछ आ था। भाई मतलब थोड़ा ऑर्बिट लेंगे तो 2 1 आएगा ऐसा कुछ करके। देखते हैं। हाँ जी, 9th क्वेश्चन। बी ऑप्शन। ठीक है जी, इधर से भी कोई आंसर आ दे। हाँ हाँ हाँ, कैसे हुआ? आजा विशु भाई, विशु भाई बी है, आजा। अरे भाई क्या हुआ यहाँ? लैम्डा का फार्मूला। हाँ जी, एनर्जी लेवल्स ए बी एंड सी ऑफ अ सर्टेन एटम corresponding to increasing value of energy EA, EB, EA सबसे छोटा है, EB उससे बड़ा है और EC सबसे बड़ा है। ये C, ये B और ये A। ये क्या है जी? λ1। ये क्या है? λ2। और ये क्या है? λ। मैं अच्छी वाला लैम्डा होगा। देखो जी, E यहां से यहां आएंगे, E3 मान लो, वो किसके बराबर होगा? E1 प्लस, बात एक ही है, HC by λ3 is equal to HC by λ1, HC by λ2, HC से HC, 1 by λ3 is equal to 1 by λ1 plus 1 by λ, 1 by λ3 is equal to क्या जी? λ1 by λ2, λ3 क्या हो जाएगा जी? λ1 by λ2 upon λ1 plus डन है। हाँ जी, कोई डाउट इसमें? 10th बी और सी दोनों का अलग आ रहा है भाई। हाँ जी, नोट कर लो फटाफट। असाइनमेंट डिस्कस हो रही है जी, कोमल जी, बड़े दिनों में आपने ज्वाइन करा। An electron jumps from fourth orbit to second orbit of hydrogen atom. Given the Rydberg constant R is equal to 10 की power 5, frequency in hertz of emitted radiation. फ्रीक्वेंसी का क्या फार्मूला जी? 1 बाय लैम्डा क्या होता है जी?
वन बाय लैम्डा इज इक्वल टू आर वन बाय n1 स्क्वायर माइनस वन बाय और भी तरीका हो सकता है करने का वैसे तो Like 9 into 10 to power 15 highest kinetic energy में देता है कुछ. वन बाय लैम्डा इज इक्वल टू आर कहां से कहां पर जा रहे हैं जी फोर्थ से सेकंड वन बाय फोर माइनस वन बाय 16 लैम्डा को क्या लिख सकते हैं जी सी बाय न्यू तो न्यू ऊपर आ जाएगा सी इधर चला जाएगा सी 3 इंटू 10 की पावर 8 10 की पावर 5 16 एलसीएम आ गया भाई सिक्सटीन माइनस 4 16 माइनस 4 क्या हो जाएगा जी 10 की पावर ये कितना आ गया जी 13 12 बाय 16 4 से कट गया तो 9 बाय 4 15 और 10 की पावर सेंटीमीटर में है ना वो मीटर में वर्ड करेंगे हाँ सेंटीमीटर में सही है 10 की पावर 7 हो जाएगा वो ओहो इतनी बड़ी गलती कर दी तुमने बताया 4 माइनस 1 बातें नहीं भाई तुम्हारी एक तो आए लेट हो 3 बाय 16 हाँ जी 10 की पावर 5 पर सेंटीमीटर दे रखा जी आर की वैल्यू 10 की पावर 5 पर सेंटीमीटर दे रखा था तो वो 10 की पावर 7 पर मीटर आना था तो आर की वैल्यू 10 की पावर 7 हो जाएगी यहाँ थोड़ी मैथ्स की मेरी गलती होगी ठीक है जी हो जाता है. वो थोड़ा ध्यान भटक गया हाँ सर. हमारा भी पेपर में ध्यान में टक जाता है. हाँ कई बार हो जाता है 11th हाँ जी 11th टाइप के हमारे 11th क्वेश्चन है 20 है और 25 है इस टाइप के 3 क्वेश्चन है और 22 भी है अब ध्यान से समझ लो जी बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूँ देखो जी यहां से अगर मैं फर्स्ट पे होऊंगा ना तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी निकलेगी वो मुझे याद है क्यों याद है इसकी वैल्यू होती है फर्स्ट की वैल्यू होती है -13.6 सेकंड की वैल्यू क्या होती है -3.4 इसकी वैल्यू कितनी होती है -1.51 और ऊपर वाले की 0.85 माइनस उससे ऊपर वाले की 0.5 और इंफिनिटी वाले की 0 जितनी ऊपर से फर्स्ट पे आके गिरोगे उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज हो ठीक है जी देखो जी अगर यहां से इधर आऊंगा तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी 12.1 अभी निकाल लीजिए ये दोनों क्वेश्चन आ चुके हैं 10.2 वाला भी और 12.1 यहां से आएंगे तो 12.75 की 70 13.6 में से माइनस करो 8.85
85 आएगा 85 75। ठीक है जी। अब यहां से पता क्या लग रहा है कि जितनी ऊपर से मैं आऊंगा फर्स्ट पे उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज। अब क्वेश्चन क्या आ जाएगा, पूछेगा कि ये चार ऑप्शन दे रखे हैं कि एन 4 से 3 पे गिर रहे हैं, एन 3 से 2 पे गिर रहे हैं, एन 4 से 1 पे, और एन 3 से एन 1 पे। बताओ जी सबसे ज्यादा एनर्जी किसमें रिलीज होगी? O2। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी में होगी इमिट? O2। और सबसे कम पूछ ले दो इसमें 4 से 3 में, ये 3 है, 4 से 3 में गैप सबसे कम है। इसी क्वेश्चन में को उल्टा भी पूछ सकता है जी, सबसे कम एनर्जी किसमें रिलीज हो रही है? 4 to 3 में। और उल्टा और क्या पूछ सकता है, सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी है? 4 to 3। फ्रीक्वेंसी पूछ ले तो 4 to 1। उल्टा पूछ लिया वेवलेंथ, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ पूछ ले 4 to 1। कई क्वेश्चन बन जाएंगे, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी भी लोएस्ट वेवलेंथ भी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी भी लोएस्ट वेवलेंथ भी, और हाईएस्ट एनर्जी इसकी है। ये 3 क्वेश्चन बन गए जी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट एनर्जी, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ या लोएस्ट वेवलेंथ, आंसर ये ऐसे ऑप्शन। और अगर पूछता है जी मैक्सिमम वेवलेंथ मिनिमम एनर्जी, तो ऑप्शन ये वाला वो चेक करना पड़ेगा। अब आ जाइए अपना क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैक्सिमम वेवलेंथ एमिटेड, मैक्सिमम वेवलेंथ, तो एनर्जी कम, डी आंसर आ गया, यही वाला दिया हुआ 4 ऑप्शन। वो पहले क्वेश्चन घुमा रखा है, आयनाइजेशन एनर्जी वो सब घूमने के लिए है आपके। अगर आप इसकी वर्डिंग पढ़ेंगे, ये लंबा सा क्वेश्चन लग रहा है कि 11th आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम in its ground state is 13.6. The atoms are excited to higher energy level to emit radiation of 6 wavelength. Maximum wavelength emitted radiation corresponding to transition between। ठीक है जी, वो मैक्सिमम वेवलेंथ का था, अभी समझाया था, तो उसका आंसर क्या आ गया जी? डी। 14 बताओ जी, अब इसी टाइप का मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जल्दी से, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 1 वाला एक ही है, टू से 1 पे 14 क्वेश्चन करा रहा हूँ जी अभी, बाकी बात बीच में बाद में देखूंगा, पहले इसी टाइप के सारे। डी आ रहा है, डी तो नहीं आ रहा, कॉन्सेप्ट नहीं समझे। याद रखना फर्स्ट वाले में गिरेगा तो सबसे ज्यादा एनर्जी आएगी, 2 से 1 गिरेगा, 1 से 2 का तो उल्टा ही हो गया, उसमें तो एनर्जी चाहिए। क्वेश्चन 2 तरीके के और आ सकते हैं भाई, एमिटेड और अब्सॉर्ब्ड। और एनर्जी मैक्सिमम एनर्जी अब्सॉर्ब पूछा होता तो वो आना था 1 से 2। एमिटेड पूछा ना क्वेश्चन में, ए नहीं है भाई, बी आंसर है। अभी आप कॉन्सेप्ट में फिर ध्यान दो कि भाई कहीं से भी अगर फर्स्ट पे आ रहा है, चाहे 2 से फर्स्ट पे आ रहा है, तो अगर कोई और ऑप्शन फर्स्ट वाला नहीं है, 3 to 1 या 4 to 1, 2 से 1 में एनर्जी कितनी है भाई? 3 मतलब 10.2 एनर्जी एमिट हो रही है। अब आप कह रहे हो 6 से, 6 पे कितना भाई? n6 एनर्जी और कम हो जाएगी, बुक में दी हुई है 0.3 कुछ हो जाएगी, ठीक है जी, 0.3 मान लो, और इसमें से माइनस करूं तो कितनी आ रही है? 3.1। आप कह रहे हो ना 6 से 2 पे, इसका आंसर याद रखना, मैक्सिमम एनर्जी एमिटेड वाले का आंसर क्या होता है? फर्स्ट पे जो गिरेगी वो ज्यादातर। हाँ, 2 ऑप्शन आगे
तो फिर आपने क्या चेक करना है कि भाई जो सबसे ऊपर से गिर रही है 1 पे, अगर 1 वाला एक ही ऑप्शन है और उसने पूछा कि मैक्सिमम एनर्जी इमिटेड, तो आंख बंद करके भी ऊपर से 2 से 1 पे गिर गई तो वो वही आंसर है, चाहे वो दूसरी कहीं से भी गिर जाए, इन्फिनिटी से भी आके सेकंड पे गिर जाए, इन्फिनिटी से आके सेकंड पे गिरेगी तो क्या होगा 3.4, वो एनर्जी कम ही है, लग रहा है कि भाई इन्फिनिटी से 2 पे गिर गई तो ज्यादा होगी पर वो कम है। ठीक है जी, समझ आ गया क्वेश्चन। अब इसी में पूछा होता मैक्सिमम वेवलेंथ emitted, तो उसका आंसर आना था 6 to 2, और याद रखना ये 1 से 2 और 2 to 6 हो ही नहीं सकते, इसमें एनर्जी क्या होगी अब्सॉर्ब, जब आप नीचे से ऊपर जाओगे तो वो क्वेश्चन अब्सॉर्प्शन का होगा, वो क्वेश्चन किसका होगा भाई, अब्सॉर्प्शन। भाई पीछे, हाँ भाई ले ले भाई असाइनमेंट, मुझे छुपा लिया तूने। हाँ जी 20th बताओ जी, लोएस्ट फ्रीक्वेंसी बी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पूछा होता तो क्या होता है इसी में 20th में सी, समझ आ गया जी। एक और है इसी टाइप का 22, मैक्सिमम एनर्जी वही बी 3 to 1, ठीक है जी, आसान है ये क्वेश्चन, सिंपल से है, ठीक है जी। 25th में ये अलग टाइप है जी, ये इसका नहीं है, फिर अलग चलते हैं। आओ जी अपने 12th क्वेश्चन पे आ जाओ। 12th ये तो वैसे ही करा दिए जो सेम टाइम के थे, वो चारों एक साथ करा दिए गया। हाँ जी 12th क्वेश्चन, आपको भी मिली असाइनमेंट, करो जी करो, 12th करो फटाफट। आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ 10 टाइम आयनाइज सोडियम, एनर्जी का फार्मूला, आयनाइजेशन का मतलब इन्फिनिटी तक जाता है भाई जी, ये वाली जो क्लासेस लगानी है तो फार्मूले टिप्स तो याद होनी चाहिए आपको, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है, इससे अच्छा तो फिर 12 बजे वाली क्लास में चले जाओ, वहां पहले पूरा चैप्टर रिवाइज होता है, ठीक है जी। हाँ कुछ सुनने को मिलेगा, कान में जाएगा। यहीं बैठे रहेंगे पीछे, पर 12 बजे वाली क्लास लगाने नहीं आएंगे, है ना, फिर यहाँ आके फार्मूला याद नहीं है। याद है सर, आप बताइए आयनाइजेशन एनर्जी का फार्मूला। 13.6 Z square by N square माइनस तो नहीं होता, प्लस हो जाता है भाई आयनाइजेशन, प्लस हाँ वैसे एनर्जी का फार्मूला होता है माइनस, ठीक है जी, पर जब आयनाइजेशन एनर्जी की बात होगी इन्फिनिटी पे 0 0 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, तो जेड क्या है भाई, जेड क्या है 11, सोडियम का जेड क्या होता है भाई 11, तो 13.6 11 का स्क्वायर, डी आंसर आ गया। देखो जरा आंसर दे दे जरा हमने, ठीक है भाई कोई नहीं, अगला भी आएगा। अरे ये गलत बात है सर, अगला उधर से हाँ जी ये तो थ्योरी का था, डी ब्रोगली वाला डी सी, consider an electron in nth orbit of hydrogen atom in the Bohr model, the circumference of the orbit can be expressed, circumference का मैंने बताया था जोन सा ऑर्बिट होता है उतनी नंबर ऑफ वेवलेंथ होती है डी आई, अगर nth ऑर्बिट है तो उसमें n वेव्स है, तो पूरे सर्कमफ्रेंस का फार्मूला क्या होगा जी n वेव्स, एक वेव की वेवलेंथ लैम्डा, n टोटल है तो n लैम्डा, 2 पाई r इज इक्वल टू n लैम्डा, 2 पाई r इज इक्वल टू n लैम्डा, तो सर्कमफ्रेंस पूछा था 2 पाई r किसके बराबर हो जाएगा जी
एंड लैम्डा डी। 15th अभी रहने दो जी। 16th, when a hydrogen atom is raised from ground state to excited state, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में ले गए तो पोटेंशियल एनर्जी का क्या होगा, किनेटिक एनर्जी का क्या होगा? इंक्रीज हो गया पोटेंशियल एनर्जी यस इंक्रीज होगी। बी ऑप्शन बी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी। किनेटिक एनर्जी क्या होती थी? माइनस ऑफ टोटल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? 2V, that is minus 2V. of Q. अब जब ऊपर को जाओगे तो ई का क्या होने वाला है? पहली बात, Increase होगा। ई इंक्रीज हो रहा है। ऊपर को जब जाते हैं तो माइनस में कम हो रहा है ना वैल्यू। अगर मैं सेकंड में भी जाता हूँ तो माइनस कम हुआ, नेगेटिव कम होने का मतलब इंक्रीज, नेगेटिव कम होने का मतलब इंक्रीज। और ऊपर जाऊंगा तो और कम हो जाएगी वैल्यू, मतलब और इंक्रीज हुआ। नेगेटिव कम होने का मतलब क्या हो रहा है जी? इंक्रीज हो। तो मतलब ई इंक्रीज हो रहा है तो यू भी इंक्रीज हो रहा है। और किनेटिक एनर्जी माइनस में है तो वो डिक्रीज। इन ई इंक्रीज है तो किनेटिक एनर्जी इज माइनस ऑफ ई, तो वो क्या हो जाएगा भाई? डिक्रीज। ए ऑप्शन है। 17th बताओ जी जल्दी से। सी, वेव नंबर निकालना है। अभी फार्मूला लिखा था 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू आर 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर। ठीक है जी, हो जाएगा। हाँ जी सुबोध जी, क्या आंसर आएगा 17 का? हाँ जी सुबोध भाई बैठे हैं। शगुन जी, सार्थक शर्मा, ठीक है जी, माइक तो ऑन हुआ था आपका, आवाज नहीं आई। सलोनी जी, अटेंडेंस ही ले लें एक बार। हाँ जी सलोनी जी बैठे हैं, ठीक है जी। रवनीत जी, माही, Yes, sir. कोमल जी, हाँ शगुन जी को दोस्त ने बता दिया होगा कि भाई पूछ रहे हैं, इतनी देर में रिप्लाई। हाँ जी कोमल, भावना, Yes. ठीक है जी। बलविंदर जी, अभिलाषा, Yes, sir. ठीक है जी। हाँ जी 17 का 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू आर 1 बाय 2 पे जा रहे हैं, 2 का स्क्वायर माइनस 1 बाय 4 का स्क्वायर। तो 1 बाय लैम्डा ही न्यू बार वेव नंबर होता है। तो आर एलसीएम आ गया 16, 4 माइनस 1 3r बाय 16, 3r बाय 16। 18th अच्छा क्वेश्चन है, ये मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। 19th बताओ, 19th का रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑफ लॉन्ग वेवलेंथ लिमिट ऑफ लाइमन एंड बाल्मर। लॉन्ग का मतलब होता है n टू इंफिनिटी। लॉन्ग का मतलब क्या होता है भाई? n टू इंफिनिटी। यही फार्मूला है। 18 का डी नहीं होगा 18th बाद में कराऊंगा भाई, वो अलग ही टाइप का है। ठीक है जी, वो आप सोच रही वो नहीं है, क्वेश्चन ही अलग है। फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, जो आपने इक्वेशन निकाल रखी है वो फोर्स इज डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर के लिए निकाल रखी है। जो आपका कूलम्स लॉ है उसमें फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, और जो 18th क्वेश्चन है उसमें फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर के हिसाब से फिर सारे फार्मूले निकलेंगे।
उसमें आएगा आंसर इंडिपेंडेंट आएगा, टोटल एनर्जी ए ऑप्शन बनेगा। ठीक है जी, अभी टाइम नहीं है, अगर वो कराने बैठूंगा तो बाकी क्वेश्चन रह जाएगी। जेई का है, अच्छा क्वेश्चन। हाँ जी, N1 1 होगा लाइनमैन के लिए, N2 इंफिनिटी 1 बाय लैम्डा। ठीक है जी, तो देखते हैं 1 बाय लैम्डा लाइनमैन के लिए क्या होगा, R1 का स्क्वायर माइनस 1 बाय इंफिनिटी का स्क्वायर, ये तो खत्म ही हो गया। लैम्डा इज इक्वल टू 1 बाय R हो गया लाइनमैन के लिए। बाल्मर के लिए क्या हो जाएगा, R2 का स्क्वायर 1 बाय 4, लैम्डा बी क्या हो गया 4 बाय R, तो रेशो 1:4 आ जाएगा। 1 बाय R, 4 बाय R, R से R कट गया, 1:4। ये तो रेशो वाला है जी, पिछली क्लास में भी हुआ है न्यूक्लियई में, रेडियाई की रेशो। ठीक है जी, कर लेना ये। नेक्स्ट 23 वाला यही है जी। तो ये बाकी मैं नेक्स्ट में कराता हूँ जी। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। वेलकम जी।